नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आप लोग सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन के जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें से हम लोग नेक्स्ट सीरीज को आज डिस्कशन करेंगे और इसमें से हर क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे कि इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है, इसके आसपास के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी इसके पहले जो हम लोग वीडियो अपलोड किए थे उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उनका हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम किसके समान होता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो कूलाम का नियम है ये किसके समान होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। अब ये कैसी है ये देखते हैं। देखिए, जो पृथ्वी पर बल लगता है इस बल का जो सूत्र होता है यह अनुक्रमानुपाती क्या होता है, m1 इंटू m2 अपान क्या होता है, d का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही जो कूलाम का नियम है इसमें से जो बल लगता है F बराबर K आ जाएगा, K एक नियतांक है, इसमें से क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा और एक Q2 अपान क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर। देखिए इसमें से एक एक चीज को समझते हैं। ये क्या है, K एक नियतांक हो गया, Qn क्या हो गया, एक आवेश हो गया, Q2 क्या हो गया, एक दूसरा आवेश हो गया और D क्या हो गया, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जैसे एक आवेश ये हो गया, यहाँ पास है Q1 आवेश, एक Q1 आवेश एक मान के चलिए यहाँ पास है, एक Q2 आवेश यहाँ पास है। अब इन दोनों के बीच कितनी दूरी पर रखा गया है और इनका मान कितने कूलाम है, कितना आवेश इन पर है, तो इसी के अनुसार इसमें क्या करता है, एक बल कार्य करता है जो किससे दर्शाते हैं, F से। तो इसमें जो बल को हम लोग निकालेंगे किसमें कितना बल कार्य करता है, तो Q1 इंटू Q2 अपान D का स्क्वायर, यानी इन दोनों के वजन का गुणनफल होगा, आवेश यानी चार्ज का गुणनफल होगा और उनके बीच की दूरी, कितनी दूरी पर वो दोनों आवेश रखे गए हैं। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि यह कितना बल लगाता है। अब देखिए सेम इसमें वही चीज है, फंडा एकदम Q1 इंटू Q2 अपन D का स्क्वायर। ऐसे ही किसमें है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में भी वही है, क्या है, m1 इंटू m2 अपान D का स्क्वायर। जैसे m1 क्या हो गया, एक वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या हो गया, एक दूसरी वस्तु का द्रव्यमान अपान एक दोनों जो वस्तुएं हैं कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, तो उनमें कौन सा कितना बल लगेगा। सेम सूत्र इसमें दोनों में होता है। इसीलिए यहाँ पास जो कूलाम का नियम है किसके समान हो जाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि एक खोखले चालक के गोले के अंदर क्या होता है। आपको बताना है कि जो खोखला एक चालक हो गया, कोई एकदम खोखला चालक ले लीजिए, उस खोखले चालक के अंदर क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव है विद्युत क्षेत्र, नियत विद्युत क्षेत्र, शून्य विद्युत क्षेत्र और दिए गए आवेश पर निर्भर करता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी खोखला गोला होगा तो उसके अंदर क्या होगा, शून्य विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मान के चलिए ये कोई खोखला गोला हो गया, ठीक दोस्तों, तो इसके अंदर जो है विद्युत आवेश भी 0 होगा। ठीक, विद्युत आवेश 0 होगा और विद्युत का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। यानी इसके अंदर विद्युत आवेश और क्षेत्र दोनों 0 हो गए। लेकिन अगर हम लोग विभव की बात करें कि भैया विभव क्या होगा, तो विभव जो होता है गोले के अंदर चाहे लीजिए या गोले के बाहर लीजिए, वो विभव दोनों जगह समान होगा। मतलब विभव का मान गोले के सभी बिंदुओं पर आपको समान मिलेगा। लेकिन अगर बात कर ले कि भैया विद्युत क्षेत्र क्या है गोले के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर 0 होगा और विद्युत आवेश भी जो है वह भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको समझ गए हों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र अंदर 0, विद्युत आवेश 0 रहेगा, दोनों 0 रहेगा। अगर विभव की बात करता है तो विभव सभी जगह समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि रेडियो में कैपेसिटर होता है, रेडियो में कौन सा कैपेसिटर लगाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा कैपेसिटर होता है, वायु कैपेसिटर, हवा वाला कैपेसिटर जो होता है, इसका नाम दूसरा नाम है गैंग कैपेसिटर। क्या है,
गैंग कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो होता है क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग घुमा करके इसकी मान कैपेसिटी के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए रेडियो कैपेसिटर कहाँ लगाया जाता, सॉरी हवा वाला कैपेसिटर कहाँ लगाया जाता है, गैंग कैपेसिटर रेडियो में लगाया जाता है। क्योंकि जब हमें सिग्नल चेंज करना होता है तो हम लोग उससे कैपेसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ क्या होता है, रेडियो कैपेसिटर में हवा वाला कैपेसिटर होता है, यानी गैंग कैपेसिटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला अपना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार पेपर में आ चुका है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पूछा क्या है, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है। आपको बताना है कि एयर की परावैद्युत सामर्थ्य यानी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कभी कभी इंग्लिश से शब्द लिख देता है कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 3 किलोवोल्ट पर एमएम। अगर मान के चलिए 3 किलोवोल्ट पर एमएम ऑप्शन में न दिया हो, वो इस तरह लिख देता है कभी कभी 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर ये भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा कि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य यानी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, अगर किलोवोल्ट सेंटीमीटर में पूछे तो 30 किलोवोल्ट हो जाएगी, अगर एमएम में बात करता है तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोवोल्ट पर एमएम हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा कैपेसिटर का उपयोग करेंगे, तो उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी कैपेसिटर का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा माइका। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कौन सी कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, तो माइका कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र को विच्छेदित कर सकता है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है उसको हटा सकता है। जैसे देखिए ये Q1 कोई आवेश होगा, इसके पास क्या होगा, कोई चार्ज होगा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा, ये इसका कोई क्षेत्र हो गया। जैसे कोई चुम्बक होता है तो उस चुम्बक को आप लोग कहीं पास रखेंगे, जैसे एक चुम्बक है तो यहाँ पास आप चुम्बक का कोई रखते हैं, कोई चुम्बक रखते हैं, तो इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर इस क्षेत्र में आप कोई मैग्नेट को लाके रखते हैं या फिर कोई लोहे का टुकड़ा रखते हैं तो इसको क्या कर सकता है, आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही कोई आवेश होगा, चार्ज होगा, तो इस चार्ज के ऊपर क्या, एक चार्ज के चारों तरफ एक क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनता है। अब इस विद्युत क्षेत्र को कौन विच्छेदित कर सकता है, हटा सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अल्फा कण ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कण जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, विच्छेदित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहाँ उपयोग करेंगे आप लोग, केवल एसी में करेंगे क्या, या फिर केवल डीसी में करेंगे, या एसी डीसी दोनों में करेंगे, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए कैसे, खासकर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, डीसी सप्लाई में करते हैं। अगर एसी सप्लाई की हम बात करें तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटरें होती हैं उनमें से काफी कम समय के लिए, कुछ सेकंड समय के लिए मोटर को स्टार्ट बस करने के लिए, इसीलिए बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो उन मोटरों में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। क्यों कि वो क्या होता है, कैपेसिटर से वो मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है, तो वहां पास कहाँ किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ही उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कि जो फैन होता है, पंखा होता है, छत का पंखा है, इसमें कौन सा कैपेसिटर लगा होता है, तो इसमें कौन सा लगा होता है, पेपर या आयल कैपेसिटर लगा होता है। और जो अगर पूछे आपसे कभी क्वेश्चन में कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें से कौन सा कैपेसिटर लगा होगा, तो उसमें कौन सी कैपेसिटर लगा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होगा। यह ज्यादा माइक्रोफैराड का भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसी में भी उपयोग हो रहा है और डीसी में भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसी डीसी बोथ दोनों हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अपना चैनल का नाम है प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल। ठीक दोस्तों, चैनल का नाम क्या है, प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल।
ठीक है, इसमें काफी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा, क्रम बाय क्रम हम लोग काफी क्वेश्चन को ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। परमाणु का जो सबसे हल्का कण है ये क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? चलिए इसके पहले हम लोग परमाणु के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये अपना क्या हो गया? परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर जो है नाभिक में क्या क्या होता है? यहाँ पास प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है। तो आप लोग क्लियर कहेंगे, क्लियर कट से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाभिक में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नाभिक के चारों ओर क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इस चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, यानी इलिप्स की तरह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, अंडाकार में। तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी गति करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी गति करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी गति करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लॉकवाइज भी चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं, और इनकी कक्षा कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो अपना ये परमाणु हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोस्तों बताइए आप लोग कि परमाणु पर कौन सा चार्ज होगा, तो कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है नाभिक का, और इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहते हैं, ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? दोनों उदासीन, यानी परमाणु क्या हो गया? अपना उदासीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया परमाणु क्या हो गया? अपना उदासीन। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा कण, हल्का कण कौन सा? आपको से पूछा गया है कि इसमें सबसे हल्का कण कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे हल्का कण होता है। और इसका अगर हम मान देख लें, इसका मान कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 क्या हो जाएगा? कूलाम। ये इसका क्या होता है? मान होता है। ठीक है, और अगर प्रोटॉन का मान देखें तो यहाँ प्लस, ये इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, और प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसीलिए दोनों में आवेश बराबर है, एक में पॉजिटिव है और एक में निगेटिव आवेश है, इसीलिए परमाणु क्या हो जाता है? अपना उदासीन हो जाता है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं एक बार पुनः। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो क्या होगा? -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अगर आपसे प्रोटॉन का चार्ज पूछे तो क्या होगा? +1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाता है और प्रोटॉन में प्लस आ जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि भैया नाभिक क्या होता है? उदासीन होता है या उस पर कोई आवेश होता है? धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? नाभिक में धन आवेश होता है, क्योंकि नाभिक में क्या क्या होता है अभी हम लोग समझ चुके हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं है, वह उदासीन होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नाभिक क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी धनात्मक चार्ज होता है नाभिक में। अगर आपसे पूछे कि भैया परमाणु पर कौन सा चार्ज होता है, तो परमाणु के अंदर क्या क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, एक प्रोटॉन हो गया अपना, एक न्यूट्रॉन हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परमाणु उदासीन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको 2-3 बार रिपीट कर दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन आ गया है। भैया बताइए विद्युत चालक का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत चालक जो है इसका मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल बेसिक क्वेश्चन है कि विद्युत चालक यानी चालकता यानी कंडक्टिविटी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? महो। ठीक दोस्तों, अगर आपसे यहाँ पास विद्युत की जगह क्या लिख देता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाता है? महो प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर इसको हम लोग समझें थोड़ा सा कि चालकता जो जी होती है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? 1/r
आर के। कंडक्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर हम चालकता की बात करें तो चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको समझते हैं। चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? 1/ρ के, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं जैसे अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा किसी भी वायर में तो कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कॉपर की वायर में रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो उसमें कंडक्टिविटी यानी चालकता उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, क्योंकि चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस किस में अधिक होगा तो कुचालक ले लीजिए, कुचालक में से कोई प्लास्टिक ले लीजिए, बेकेलाइट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, इनकी क्या होती है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इनमें चालकता बहुत कम होती है, इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती कुचालक में। ठीक दोस्तों, तो इसमें से इसका मात्रक था, इसका मात्रक हम लोग समझ लिए। विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, चालकता को प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको समझते हैं हम लोग कि चालकता जो है इसको प्रदर्शित हम लोग किससे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं समझते हैं। चालकता को किससे प्रदर्शित करेंगे? जी से प्रदर्शित करेंगे। अगर विशिष्ट चालकता आ जाए उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो उसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर इसका चालकता का मात्रक पूछ ले क्या होगा तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। अगर विशिष्ट चालकता बोलता है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको भी समझ लिए। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई ओम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई की बात करें तो ओम इंटू क्या होती है? मीटर होती है। ठीक दोस्तों, तो ये हम लोग इनकी यूनिट देख लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? जो शुद्ध धातु हैं उनका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्योर कंडक्टर है, शुद्ध धातु है, अगर उसका आप लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? आपको यह बताना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, देखेंगे इसका आंसर क्या आप लोग देते हैं। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम लोग इसका आंसर भी डिस्कशन करेंगे, क्या हुआ और कैसे हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, तुरंत रिविजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट किए थे, इनको एक बार हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन हो गया कि कूलाम का नियम किसके समान होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खोखले चालक के अंदर जो होता है वह क्या होता है? तो इसकी क्या होता है? शून्य विद्युत क्षेत्र होता है। खोखले चालक के अंदर क्या होगा? शून्य विद्युत क्षेत्र होगा। और उसके खोखले चालक के अंदर जो होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और आवेश भी शून्य होता है, ये भी हम लोग समझ लिए। और विभव क्या होता है? सभी जगह समान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। रेडियो में कैपेसिटर होता है, तो रेडियो में कौन सा कैपेसिटर लगाया जाता है? एयर वाला वायु कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? गैंग कैपेसिटर बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, वायु की परावर्तिक समर्थ अगर आपसे पूछता है कि वायु यानी एयर की परावर्तिक समर्थ क्या होगी? तो क्या होगी? 3 किलोवोल्ट पर एमएम होती है। अगर ये भी लिखा जाता है कभी कभी 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होती है, ये भी होती है। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए आप कौन से कैपेसिटर का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइका। उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग माइका का उपयोग करेंगे। फिर ये अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित? ये अल्फा कण जो है ये विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? विक्षेपित कर सकते हैं, उनमें डिस्टर्बेशन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एसी और डीसी दोनों सप्लाई में किया जाता है। एसी में कहाँ किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में किया जाता है। डीसी में कहाँ किया जाता है? डीसी में तो सभी जगह लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए उनमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परमाणु का सबसे हल्का कण अगर आपसे पूछा जाए कि भैया परमाणु का सबसे हल्का कण कौन होता है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऋणात्मक चार्ज
चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन का चार्ज पूछे तो उतना ही, कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको आंसर देखते हैं। विद्युत चालक का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चालक का मात्रक क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। अगला चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, चालकता को महो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान पर क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें से इसका आंसर भी बताएंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पेपरों से उठाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक दो बार इन वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप रट जाएंगे। वैसे भी हम इनको एक दो बार रिवीजन करवा लेते हैं जिससे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए वो छूटे नहीं, सारे के सारे अपने से बन जाए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम अगली सीरीज में देखेंगे और आगे के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेलकम।